सदावत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कानून फॉर ऑल, जहां पर हम विधि से संबंधित छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। आज जो मैं विषय वस्तु आपके समक्ष लेकर आया हूं वो है माननीय न्यायाधीशों के द्वारा विलंब को माफ़ करने की प्रक्रिया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंडोनेशन ऑफ डिले। मित्रों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई इंडिविजुअल व्यक्ति यानी कि एक सामान्य भारतीय नागरिक जब किसी न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण करने में देर कर देता है, विलंब कर देता है, तो सामान्य तौर पर उसे उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विलंब माफी की एक अर्जी भी न्याय पटल पर प्रेषित करनी पड़ती है। और सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि न्यायाधीश महोदय जिनके समक्ष वो अर्जी प्रस्तुत की जाती है वो कुछ न कुछ जुर्माना लगाकर, फाइन लगाकर उस विलंब के माफ़ी की अर्जी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और विलंब को माफ़ कर देते हैं। इसको अगर हम किसी उदाहरण के साथ समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। परंतु मुद्दे की बात जो ये है कि इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा किए गए विलंब को माफ़ करने के लिए साधारण तौर पर जुर्माना तो मारा ही जाता है। जुर्माने के बिना विलंब की माफ़ी नहीं होती। परंतु यही विलंब की अर्जी यदि स्टेट करे या स्टेट के अंतर्गत काम करने वाले संस्थाएं करें, जैसे महाराष्ट्र में MIDC है, BMC है, NMMC है, सिडको है, MMRDA है, म्हाडा है, MHADA, ये जितनी भी व्यवस्थाएं ये सब प्लानिंग अथॉरिटीज़ हैं और स्टेट के अंतर्गत काम करती हैं। परंतु जब ये विलंब करती हैं और विलंब की माफ़ी की अर्जी न्याय पटल पर दाखिल करती हैं, तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनके विलंब की अर्जी को लगभग बंद आंखों के साथ स्वीकार कर लिया जाता है और इनके ऊपर जिस तरह से इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर जुर्माना ठोका जाता है वैसा जुर्माना इनके ऊपर नहीं ठोका जाता। मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरे ही मैटर में मैं आपको बता रहा हूं एक उदाहरण के साथ। हुआ क्या कि मैंने एक सिविल सूट फाइल किया, स्पेशल सिविल सूट अंडर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सूट फाइल करने के बाद उसका नोटिस इशू हुई। नोटिस को मैंने एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो डिफेंडेंट था उसको सर्व किया और एक स्टेट के अंतर्गत काम करने वाली सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो प्लानिंग अथॉरिटी है MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको सम्मन सर्व किया। इन दोनों ने सम्मन मिलने के 30 दिन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं फाइल किया। क्योंकि आप जानते हैं एज एन एडवोकेट जब सूट फाइल करते हैं तो प्लेंटिफ के द्वारा प्लेंट फाइल किया जाता है और उसके साथ वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट्स के रूप में फाइल किए जाते हैं जिनके आधार पर वो रिलीफ न्यायालय से चाहता है। अब न्यायालय प्राइमा फेसी केस को देखकर नोटिस इशू करता है, यानी कि सम्मन इशू करता है। अब प्लेंटिफ का ये दायित्व रहता है कि सम्मन को जिन व्यक्तियों को या जिन संस्थाओं के विरुद्ध उसने सूट फाइल किया है उनके ऊपर सर्व करे, उनको पहुंचाए, यानी कि कोर्ट की सूचना को उन तक पहुंचाए। अब ये बेलिफ के थ्रू होता है। पहली जो नोटिस वगैरह होती है, समन सर्व होता है दोस्तों, ये बेलिफ के थ्रू होता है अंडर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है। अब डिफेंडेंट नंबर 1 जो कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति था उसको मैंने सर्व करा दिया। MIDC जो कि सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, प्लानिंग अथॉरिटी है जो स्टेट के अंडर में काम करती है,
उसके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दिशा निर्देशन का पालन करते हुए उसको भी हमने सर्व करा दिया। मुद्दे की बात यह है साहब कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति था उसने विलंब की माफी की अर्जी के साथ अपना लिखित कथन यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट ऑनरेबल कोर्ट में फाइल किया और उसमें उसने बताया कि उसका मेडिकल ग्राउंड था जिसकी वजह से वो समय पर ऑर्डर 8 रूल 1 के हिसाब से लिखित कथन न्याय पटल पर प्रेषित नहीं कर पाया। इसके लिए उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, और उसको विलंब की माफी की अर्जी के साथ जोड़कर न्याय पटल पर प्रेषित कर दिया। मित्रों, उस पर तर्क वितर्क हुए। मैंने सिर्फ इतना कहा कि भाई ठीक है, केस मेरे लिए भी ये फायदेमंद है कि मेरा केस मेरिट पर डिसाइड किया जाए, और मेरिट पर डिसाइड करने के लिए इंडिविजुअल व्यक्ति का यानी कि डिफेंडेंट का कोर्ट में मौजूद होना जरूरी है, उसका लिखित कथन भी जरूरी है। तो यदि इन्होंने कोई सफिशिएंट कॉज बताया है डिले के लिए, पर्याप्त कारण दोस्तों, जब तक सफिशिएंट कॉज एप्लीकेशन में मेंशन नहीं किया जाता है और उस सफिशिएंट कॉज के द्वारा कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता है, तब तक जो एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले है यानी विलंब की माफी की अर्जी जो है वो स्वीकार नहीं की जाती, उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट पास किए हैं कि कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए सफिशिएंट कॉज को दर्शाना बहुत जरूरी है। अगर सफिशिएंट कॉज यानी कि रीजनेबल रीजन विलंब के पीछे नहीं दिखाया जाता तो एप्लीकेंट को रिलीफ नहीं मिल सकती। चलिए, यहाँ पे इंडिविजुअल व्यक्ति ने अपना मेडिकल ग्राउंड दिखाया कि वो बीमार था, बीमार की वजह से एडवोकेट से मिल नहीं पाया, एडवोकेट को इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाया, जब बीमारी से उठा तब वो एडवोकेट से मिला, फिर इंस्ट्रक्शन दिया और तब जाके ये रिटर्न स्टेटमेंट तैयार हुआ और उसे हम फाइल कर रहे हैं, और ये सारी प्रक्रिया करने में उनको इतने दिन की देरी हो गई, इसलिए इसे माफ़ कर दिया जाए। कोर्ट ने विलंब माफ़ी की अर्जी को स्वीकार कर लिया और उसके ऊपर 700 रुपये जुर्माना मारे। कितना? 700 रुपीज़ का कॉस्ट दिया। चलिए, ये तो इंडिविजुअल का हो गया। अब आते हैं MIDC का। दोस्तों, MIDC ने भी रिटर्न स्टेटमेंट के साथ कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन फाइल किया। अब जरा यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इंडिविजुअल व्यक्ति ने तो मेडिकल ग्राउंड बताया था जो कि रीजनेबल रीजन हो सकता है, परंतु MIDC जो रीजन बता रही है उसको आप ध्यान से सुनिए। MIDC का कहना था कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने से एक महीना पहले ही इनको प्लेंट की सारे एग्जिबिट्स दिए गए, प्लेंट की कॉपी सर्व की गई और प्लेंट के कॉपी के साथ उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी कि एग्जिबिट्स भी दिए गए। उसके पहले सम्मन के साथ सिर्फ प्लेंट आया था, जिसकी वजह से हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं बना सके। और सम्मन के सर्व होने के 2 महीने के बाद, दोस्तों याद रखिए, सम्मन के सर्व होने के 2 महीने के बाद प्लेंटिफ के एडवोकेट कोर्ट में आए, कोर्ट में वकालतनामा फाइल की और उस दिन मुझसे कहा कि आप मुझे फिर से कॉपी दे दो, क्योंकि MIDC के लॉ डिपार्टमेंट ने उनको कॉपी नहीं दी है। मैंने अपने केस को मेरिट पे डिसाइड करने के लिए मैंने कहा ठीक है भाई, आप ले लो, एक बार और ले लो। व्हाट्सएप पे उनको कॉपी सप्लाई कर दी, PDF। मित्रों, इसी को आधार बनाकर उन्होंने विलंब माफी की अर्जी फाइल की। कहा कि समन सर्व होने के 2 महीने के बाद जो डेट पड़ी थी उस पे हम आए और उस दिन प्लेंटिफ के एडवोकेट ने प्लेंट के साथ सारे एग्जिबिट्स हमें दिए
उसके पहले सिर्फ सम्मन आया था और प्लेंट आया था, सारे एग्जिबिट्स नहीं आए थे, इसलिए हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं फाइल कर पाए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा रीज़न क्या उन्होंने दिया कि जो ओरिजिनल फाइल थी वो MIDC के डिपार्टमेंट से गायब हो गई। MIDC का जो लॉ डिपार्टमेंट है जहां पे ओरिजिनल फाइल्स रखी जाती हैं, मेरे केस की फाइल गायब हो गई, ओरिजिनल फाइल। और फिर 1 महीने के बाद वो ओरिजिनल फाइल अपने आप मिल गई और फिर जाके इन्होंने उस मिली हुई फाइल से रिटर्न स्टेटमेंट बनाया और रिटर्न स्टेटमेंट बनाकर विलम्ब माफी की अर्जी के साथ न्याय पटल पर प्रेषित किया। मित्रों, इनका एप्लीकेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं और आपको पता चलेगा कि इन्होंने किस प्रकार का रीजनेबल रीज़न देने का प्रयास किया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। इन्होंने 2 रीज़न क्या दिए थे। पहला रीज़न दिया था कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होने से 2 महीने पहले जो प्लेंट मेरे पास आया था, जो प्लेंट की कॉपी आई थी, उसमें सिर्फ प्लेंट था, सम्मन था, एग्जिबिट्स नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। 2 महीने के बाद जब वो एडवोकेट अपीयर हुए तब उन्होंने प्लेंटिफ के एडवोकेट यानी मुझसे कॉपी मांगी और मैंने उनको कॉपी दी। ये पहला रीज़न था। मित्रों, आप मुझे एक बात बताएं, समन सर्व होता है तो उस समन में लिखी हुई तारीख पर कोर्ट में पार्टी को स्वयं या अपने एडवोकेट के साथ अपीयर होना पड़ता है। ये नॉर्मल सा लीगल इथिक्स है। पर यहाँ पर MIDC के एडवोकेट खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जिस तारीख को वो अपीयर हुए हैं उनसे 2 महीने पहले समन सर्व हुआ था प्लेंट के साथ, पर ये 2 महीने में 2 डेट्स पड़ी, वो कोर्ट में नहीं आए। क्या प्लेंट के साथ सम्मन जो गया था कोर्ट का, उसमें कहीं लिखा था कि प्लेंट के साथ सारे एग्जिबिट्स जब तक नहीं आएंगे तब तक आप कोर्ट में अपीयर नहीं होंगे? क्या ऐसा कहीं लिखा था? सम्मन सर्व हुआ ऑर्डर 8 रूल 1 के हिसाब से जिस दिन आपको समन सर्व होता है उसके 30 डेज के अंदर आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। यदि आपको प्लेंट के साथ एग्जिबिट्स नहीं मिले थे तो आपको तुरंत अगली तारीख पर उपस्थित होकर कोर्ट के सामने एप्लीकेशन मूव करना चाहिए था कि हमको सारे एग्जिबिट्स नहीं मिले हैं तो पूरे प्लेंट की कॉपी हमको दिलाई जाए। आपने ऐसा नहीं किया। 2 डेट्स बीत जाने के बाद तीसरी डेट पे आए। तीसरी डेट को भी आपने कोर्ट में कोई एप्लीकेशन मूव नहीं किया, रिटर्न में नहीं कोई ओरल सबमिशन दिया। कोर्ट से आपने कभी पूछा ही नहीं कि साहब प्लेंटिफ के एडवोकेट को बोलो कि प्लेंट के साथ सारे एग्जिबिट्स की कॉपी भी मुझे दे ताकि मैं WS फाइल कर सकूं। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तीसरी डेट पे 2 डेट्स बीत गई, तीसरी डेट पे आप आए तो तीसरी डेट पे हमने आपके रिक्वेस्ट पे दूसरी या तीसरी बार आपको कॉपी दे दी और उसके बाद जब आपको डिले हो गया, काफ़ी डिले हो गया रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने में, तब आप बता रहे हो कि इन्होंने पूरी कॉपी नहीं दी थी इसलिए हमारा रिटर्न स्टेटमेंट तैयार नहीं हुआ। ये पहला रीज़न था। अब आप मुझे बताएं, क्या ये रीज़न हो सकता है? क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती, MIDC के एडवोकेट की ड्यूटी नहीं बनती है कि कोर्ट में आए और कोर्ट को इन्फॉर्म करें कि उनको पूरी कॉपी नहीं मिली है? और दोस्तों, बड़े मज़े की बात यह है कि मैं आपको डेट वाइज बता रहा हूँ कि 5 अप्रैल को मैंने ये सूट फाइल किया। 9 अप्रैल को पहली डेट पड़ी, नोटिस इशू हुई। 9 अप्रैल के बाद जो दूसरी डेट पड़ी थी वो 22 अप्रैल थी और एडमिटेडली 21 अप्रैल को सम्मन इनको सर्व हो गया। तो इनका फर्ज ये बनता था कि अगर इनके पास कॉपी नहीं थी तो ये 22 अप्रैल जो नेक्स्ट डेट थी उस दिन कोर्ट के सामने आकर कोर्ट को बोल सकते थे कि भाई इनको दो कॉपी पूरी दिलाओ, लेकिन ये नहीं आए। 23 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल के बाद दोस्तों
मई में एक डेट पड़ी, मई महीने में एक डेट पड़ी, उसमें भी नहीं आए। जून में डेट पड़ी, उसमें ये आए और मुझसे रिक्वेस्ट किया कि कॉपी दे दो, मैंने दे दी जून में। उसके बाद इन्होंने फाइल कब किया? अगस्त, जुलाई में, जून भी बीत गया, जुलाई की जो डेट पड़ी उसमें इन्होंने वो रिटर्न स्टेटमेंट और कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन फाइल किया। क्योंकि ओरिजिनल फाइल भी गायब हो गई थी। इनका दूसरा रीजन जो था कि इनके ही घर से ओरिजिनल फाइल गायब हो गई और अपने आप मिल गई। ओरिजिनल फाइल किन परिस्थितियों में गायब हुई, अपने आप कैसे मिल गई, इसका कोई नरेशन नहीं। बस ओरिजिनल फाइल गायब हो गई और कुछ दिनों के बाद मिल गई, तो हमने रिटर्न स्टेटमेंट बनाया और फाइल कर दिया। क्या यह रीजनेबल रीजन हो सकता है? दोस्तों, यहां पे ये जो तारीखें मैंने इसलिए बताई हैं कि 9 अप्रैल से पहले 5 अप्रैल वो तारीख थी जब मैंने ईमेल से, MIDC के आधिकारिक ईमेल से PDF फाइल, सारे इंटायर डॉक्यूमेंट्स के साथ प्लेंट की कॉपी की PDF फाइल इनको सर्व की थी। किसको? MIDC को। तो MIDC को 5 अप्रैल को ही कॉपियां मिल गई थी थ्रू वाया ईमेल। उसके बाद जून में फिर से PDF मैंने भी दिया इनको वाया व्हाट्सएप। सम्मन से जो सर्व हुआ है। अब आप मुझे बताएं, जो फाइल ईमेल पे मौजूद है, जो फाइल व्हाट्सएप पे मौजूद है, वो ओरिजिनल फाइल गायब कैसे हो सकती है? चलिए मान लेते हैं फिजिकल फाइल आपकी गायब हो गई और वापस आ गई, पर जो व्हाट्सएप पे मौजूद था, जो ईमेल पे मौजूद था, जो आपको पता था, वो कैसे गायब हो सकती है? परंतु दोस्तों, ये सारी चीजें ऑनरेबल कोर्ट को बताने के बाद भी आप जानते हैं क्या हुआ? उधर इंडिविजुअल ने, आपको याद है, इंडिविजुअल ने मेडिकल ग्राउंड दिया था, 1-2 डॉक्यूमेंट भी लगाए थे, उसको 700 रुपए का जुर्माना मारा। और यहां पे MIDC ने केवल झूठ बोला, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। और यहां पे कोर्ट ने आंख मूंद कर इनके झूठ को सफिशिएंट कॉज मान लिया, यानी कि रीजनेबल रीजन मान लिया। क्या ये पर्याप्त कारण है विलंब की माफी वाली अर्जी को स्वीकार करने के लिए? इसमें रीजनेबल रीजन दिया गया है? नहीं। इसके बावजूद भी कोर्ट ने इस झूठ को सफिशिएंट कॉज माना और विलंब माफी की अर्जी स्वीकार कर ली। और फाइन कितना मारा? 54 भी नहीं, 54 भी फाइन नहीं मारा। तो हम क्या मान लें कि विलंब माफी की अर्जी के लिए इंडिविजुअल व्यक्ति, यानी कि भारत के नागरिक के लिए कोर्ट का दृष्टिकोण अलग है, और सरकारी संस्थाओं के लिए जैसे MIDC, MMRDA, सिडको, म्हाडा, BMC, NMMC, इन सब के लिए दृष्टिकोण अलग है। आप कुछ भी लिख दो उल्टा सीधा, वो रीजनेबल रीजन हो जाएगा। ये लीगल एथिक्स आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है। आर्टिकल 14 साफ साफ कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज इक्वल बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15 कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और यहां पे कोर्ट जो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, जो लॉ का इंटरप्रिटेशन करती है, जो जिसके सामने सभी बराबर होने चाहिए, वो यहां पे इस तरह के डिसीजन देते हैं। इंडिविजुअल को 700 रुपए जुर्माना, जबकि वो सच बोल रहा था। यहाँ पे झूठ का पुलिंदा बनाकर 100% झूठ बोलने वाले MIDC के ऊपर 54 भी नहीं और अलाउ कर दिया गया। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या MIDC, ये देख लीजिए, ये एप्लीकेशन है MIDC का जो मैंने इस पर डाला हुआ है, क्या MIDC का ये एप्लीकेशन कहीं से भी मेंटेनेबल है, सस्टेनेबल है, टीनेबल है? ओरिजिनल फाइल अपने आप गायब हो जाती है, अपने आप वापस आ जाती है?
जो चीज़ें आपको 5 अप्रैल तक मिल चुकी थी, 5 अप्रैल को ही मिल चुकी थी, उसको आप जून में बोल रहे हो कि हमको मिली पहली बार। और आपके ईमेल को हमने कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया, आपके व्हाट्सएप को हमने कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया और ये साबित कर दिया कि आपने एप्लीकेशन में जो कुछ भी लिखा है वो ओथ पे लिखा है और सब फॉल्स स्टेटमेंट है। It means the representative of the MRTZ made false statements on oath in writing. He should be punished with offense of perjury. लेकिन उसको परजरी के ऑफेंस के लिए पनिश करने के स्थान पर प्रमोट कर दिया गया, उसके झूठ को सच मान लिया गया और विलम्ब माफी की जो अर्जी थी उसको स्वीकार कर लिया गया। मैंने जो तथ्य आपके समझ प्रस्तुत किए हैं वो विचारणीय है या अविचारणीय है, फैसला आपको करना है। क्या माननीय न्यायाधीश का अप्रोच एक ही प्रकार की अर्जी के लिए इंडिविजुअल पर्सन के लिए अलग और स्टेट के द्वारा स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था के लिए अलग होना चाहिए या नहीं? आर्टिकल 14 कहता है दोस्तों, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ ऑफ इक्वलिटी। पर जो फैक्ट्स मैंने आपके समझ रखे हैं उसमें लॉ ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? एक तरफ रीजनेबल रीजन देने वाला इंडिविजुअल 700 रुपये जुर्माना भरता है, दूसरी तरफ वो MIDC है जो केवल झूठ बोलती है और झूठ बोलती है, उसको चवन्नी का भी फाइन नहीं। शपथ लेकर सत्यनिष्ठा पूर्वक शपथ लेकर अदालत में लिखित रूप से झूठ बोलने की सजा मिलती है दोस्तों, उसको परजरी कहते हैं। परंतु यहां पे उस झूठ को सफिशिएंट कॉज मान लिया गया और सफिशिएंट कॉज मानकर उनके एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया गया, मनचाहा रिलीफ दे दिया गया। सवाल विश्वसनीयता का है, सवाल अप्रोच का है जुडिशियल सिस्टम के। मैंने आपके सामने यच्छ प्रश्न रखा है, विचार करें, विमर्श करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या जुडिशियल सिस्टम ऐसा होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपके समझ CPC का एक और महत्वपूर्ण नियम जिसे ऑर्डर 7 रूल 11 के अंतर्गत मेंशन किया गया है, उद्धृत किया गया है, और इस ऑर्डर 7 रूल 11 का किस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान, जुडिशियल प्रोसेस के दौरान, इस पर हम चर्चा करेंगे और आपके सामने मैं एक ज्वलंत उदाहरण लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरे द्वारा फैलाए गए रायते को अपने अंजाम तक पहुंचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।